हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में अपना एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था स्टार्टअप एंड रजिस्ट्रेशन। ये इस वीडियो का 5वां पार्ट होने वाला है, स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसके हमने अभी तक इसके 4 पार्ट आ चुके हैं और अभी हम फिर से अपना चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये इसका 5वां पार्ट है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले एग्जम्पशन फॉर स्टार्टअप। क्या एग्जम्पशंस फॉर स्टार्टअप, ठीक है। यानी कि स्टार्टअप के लिए क्या क्या एग्जामेशन है, क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें जो स्टार्टअप वालों को छूट मिलती है किन किन चीजों की। यानी कि स्टार्टअप वालों को इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि बेनिफिट क्या क्या है स्टार्टअप के, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जामेशन है वो है हमारा सिंपल प्रोसेस। किसी भी स्टार्टअप को खोलने के लिए उसका प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है। हमने अपने पिछले भी वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी बंदे को अगर स्टार्टअप खोलना है तो उसको उसके बहुत सिंपल स्टेप पड़े थे। उसको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद अपने आप को डीपीआईआईटी के पास क्या कराना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा एज अ स्टार्टअप। और कुछ सिंपल सिंपल से उनको डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे जिससे वो क्या बन जाएंगे, एज अ स्टार्टअप क्या हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे। यानी कि स्टार्टअप को करने का प्रोसेस जो है वो बहुत क्या है, सिंपल है, ठीक है। सेकंड जो एग्जामेशन है वो है रिडक्शन इन कॉस्ट। क्या रिडक्शन इन कॉस्ट। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था कि स्टार्टअप करने में सबसे जो लागत होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें कंप्लायंस का काफी हद तक खर्चा बच जाता है और फंड इसमें मैनेज करना आसान होता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हमें स्कीम्स मिल जाती हैं, जैसे टैक्स एग्जम्पशन वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जो कॉस्ट है, कॉस्ट की काफी ज्यादा कटिंग होती है। यानी कि प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम कॉस्ट लगता है और प्रोडक्ट जो होता है वो आसानी और इजी रेट पे बन जाता है, यानी कि सस्ते रेटों पे बन जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला एग्जम्पशन है वो है इजी एक्सेस ऑफ फंड। क्या इजी एक्सेस ऑफ फंड। यानी कि स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए जो हमें फंड है वो हमें इजीली मिल जाता है। हमने फंड ऑफ फंड पढ़ा था कि स्टार्टअप के लिए हमें कैसे कैसे फंड मिल सकता है, हम बैंक से कैसे फंड ले सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे कौन से स्कीम्स निकालते हैं स्टार्टअप के लिए। यानी कि स्टार्टअप में जो होता है फंड को अरेंज करना सबसे ज्यादा ईजी होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा ईजी होता है। फिर उसके बाद हमारा जो अगला एग्जामेशन है, अगला एग्जामेशन है टैक्स हॉलीडे फॉर 3 इयर्स। क्या टैक्स हॉलीडे, ये इसके लिए तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, टैक्स हॉलीडे फॉर 3 इयर्स, ठीक है। टैक्स हॉलीडे फॉर 3 इयर्स हमने सेक्शन नंबर 80 आईएससी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमें फॉर्म नंबर 1 फाइल करना पड़ता है, किसके पास, बोर्ड के पास फाइल करना पड़ता है। फिर बोर्ड अप्रूव करते हैं कि हमें इसमें टैक्स का बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो टैक्स इसमें जो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था कि इसमें क्या मिलता है हमें 3 साल तक, 3 लगातार साल तक, क्या 3 कंटिन्यूस ईयर तक हमें क्या मिलता है, टैक्स हॉलीडे मिलता है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला एग्जामेशन है वो है अप्लाई फॉर टेंडर्स। क्या अप्लाई अप्लाई फॉर टेंडर्स। टेंडर्स यानी कि जो जो अप्लाई फॉर टेंडर का मतलब क्या है कि कोई से भी स्टार्टअप है तो हमने पहले ही पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टेंडर्स देती है। लेकिन बेस्ड ऑन क्या देते हैं, बेस्ड ऑन कंडीशन देते हैं कि अगर तुम्हें मान लो, जैसे मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कुछ काम करवाना है तो वो किसी स्टार्टअप के पास जाएगी और बोलेगी हमें ये काम कराना है, लेकिन हमारे इसमें क्या है, कंडीशन है। तो अगर स्टार्टअप जो है वो उस कंडीशन को पूरी कर देता है तो स्टार्टअप को क्या मिल जाता है, वो टेंडर मिल जाता है। उसके लिए उनकी काफी बेसिक बेसिक से कंडीशन होती है कि तुम्हारा टर्नओवर इतना होना चाहिए, तुम्हारा फायदा इतना होना चाहिए, लॉस नहीं हुआ होना चाहिए। यानी कि जो भी गवर्नमेंट या पब्लिक क्या मतलब जो भी गवर्नमेंट या पब्लिक वो रखती है, शर्त रखती है, कंडीशन रखती है, तो अगर उस पर जो स्टार्टअप है वो खड़ा हो जाता है तो उन्हें क्या मिल जाता है, इजिली क्या मिल जाता है, टेंडर्स मिल जाते हैं। यानी कि अप्लाई फॉर टेंडर, यानी कि वो इजिली अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, टेंडर्स के लिए। फिर उसके बाद आर एंड डी फैसिलिटीज, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटी रिसर्च करने की फैसिलिटी मिलती है। ये भी हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ने क्या रिसर्च पार्क्स बना रखे हैं और इंक्यूबलेटर्स बना बना रखे हैं, किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए, कि स्टार्टअप वालों को क्या मिल सके, रिसर्च करने की जगह मिल सके। यानी कि इसमें आर एंड डी करना काफी ज्यादा आसान होता है और गवर्नमेंट द्वारा यानी बहुत सारे क्या इनको फैसिलिटी मिलती है, किसके लिए, आर एंड डी के लिए, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी के लिए। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, रिसर्च पार्क बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं,
रिसर्च पार्क बना रखे हैं। 7 रिसर्च पार्क गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि 7 रिसर्च पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें से एक बन चुका है जिसका नाम है IIT खड़गपुर। फिर उसके बाद हमारा जो अगला एग्जामिशन है वो है टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर, टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर। यानी कि इन्वेस्टर की क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा टैक्स सेविंग हो जाती है। ये अब समझाने की जरूरत है नहीं, मैंने काफी बार ये वाला पॉइंट बता चुका हूँ। नो टाइम फॉर कंज्यूमिंग कंप्लायंस, यानी कि मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि स्टार्टअप वालों को ना कंप्लायंस कराना जरूरी नहीं होता। यानी कि कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें उनको कंप्लायंस कराना उनके लिए कंपलसरी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप के केसेस में उनको कंप्लायंस कराना इतना जरूरी होता नहीं है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम अपने गवर्नमेंट या फिर जो कंपनीज होती है वो क्या बोलती है कि तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपने कंप्लायंस पे अभी ध्यान मत दो। क्योंकि जितना ज्यादा बिजनेस पे ध्यान होगा, अपने प्रोडक्ट पे ध्यान होगा, उतना ज्यादा हमारा स्टार्टअप क्या होगा, ग्रो होगा। अगर सारा टाइम कंप्लायंस करने में चला जाएगा तो वो उनका बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो इसमें काफी हद तक कंप्लायंस करने की भी छूट मिलती है। तो क्या लिखा है इसमें, नो टाइम कंज्यूमिंग कंप्लायंस, नो टाइम कंज्यूमिंग इन कंप्लायंस। ठीक है, यानी कि कंप्लायंस करने में इनका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद चूज योर इन्वेस्टर, चूज योर इन्वेस्टर, यानी कि स्टार्टअप वालों के पास अपने इन्वेस्टर को चूज करने का बहुत ऑप्शंस होते हैं। यानी कि वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं बहुत सारे लोगों से, AIF से ले सकते हैं वगैरह वगैरह। यानी कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं अपने इन्वेस्टर को चूज करने के। फिर हमारा अगला एग्जाम्पशन है हमारा इजी एग्जिट। क्या हमने पहली वाली क्लास में भी पढ़ा था कि जब स्टार्टअप को जितनी आसानी से हम खोलते हैं, उतनी आसानी से स्टार्टअप को बंद करना भी उतना ही ज्यादा आसान होता है। यानी कि स्टार्टअप को क्या बोलते हैं, एग्जिट करना, यानी कि किसी भी स्टार्टअप को अगर बंद होना है, एग्जिट करना है, तो वो आसानी से एग्जिट हो सकता है। देखो बुक में भी क्या लिखा है, इन द केस ऑफ एग्जिट अ स्टार्टअप कैन क्लोज इट्स बिजनेस विद इन 90 डेज ऑफ अ डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाइंडिंग अप। यानी कि जिस दिन वो वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन जमा कराएंगे, उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर उनका क्या हो जाएगा, स्टार्टअप बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा अगला है मीट अदर एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि ये क्या करता है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिल सकते हैं। मीट अदर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि मीट गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू होल्ड 2 स्टार्टअप फेस्ट। यानी कि गवर्नमेंट क्या है कि 2 स्टार्टअप फेस्ट रखती है हर साल, जिसके अंदर क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाता है। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर क्या मिलता है, एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर से मिलता है और वो दोनों क्या करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, बातचीत करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को कॉमन बनाने के लिए, यानी कि प्रमोट करने के लिए साल में 2 फेस्ट रखते हैं। वो एक साल में 2 फेस्ट रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि स्टार्टअप को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अपने स्टार्टअप की बातचीत करते हैं। तो इसमें भी लिखा है, गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू होल्ड 2 स्टार्टअप फेस्ट एनुअली बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली टू इनेबल द वेरियस स्टेक होल्डर टू। यानी कि ये क्या होता है कि हाँ, नेशनली भी होता है और इंटरनेशनली भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस विल प्रोवाइड ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो यानी कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को क्या होता है, नेटवर्क बनाने में आसानी होती है। तो अभी मैं शुरू से बताया था, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पशंस फॉर स्टार्टअप। यानी कि स्टार्टअप के क्या क्या एग्जाम्पशन है, यानी कि स्टार्टअप के लिए क्या क्या एग्जाम्पशन है, क्या क्या बेनिफिट्स है स्टार्टअप को करने के। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पशन है वो है हमारा सिंपल प्रोसेस। यानी कि स्टार्टअप को खोलने का बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस होता है, ये हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था, फिर से मैंने भी बताया। रिडक्शन इन कॉस्ट, यानी स्टार्टअप को करने की कॉस्ट भी बहुत कम आती है। ईज ऑफ फंड, यानी कि इजी एक्सेस ऑफ फंड, स्टार्टअप के लिए जो हमें फंड होता है वो बहुत हमें इजीली मिल जाता है। फिर अगला टैक्स हॉलिडे फॉर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के लिए टैक्स हॉलिडे मिल जाता है। अप्लाई फॉर टेंडर, बहुत सारे टेंडर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। R&D फैसिलिटीज, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बहुत सारे रिसर्च पार्क बना रखे हैं। R&D फैसिलिटीज के लिए बहुत सारे बना नहीं रखे हैं, 7 रिसर्च पार्क बनाने का फैसला लिया, जिसमें से एक रिसर्च पार्क बन चुका है जिसका नाम है IIT खड़गपुर। फिर उसके बाद टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर के लिए बहुत सारे टैक्स सेविंग के ऑप्शन है। फिर नो टाइम कंज्यूमिंग कंप्लायंस, स्टार्टअप वालों को कंप्लायंस कराना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बाकी अदर एंटिटीज के मुकाबले, तो उनका टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है किसमें, कंप्लायंस में। फिर अगला है चूज योर इन्वेस्टर, स्टार्टअप के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने इन्वेस्टर को चूज करने के लिए। फिर अगला है इजी एग्जिट, यानी कि स्टार्टअप जिस दिन वो बंद करने के, वाइंडिंग अप करने का एप्लीकेशन जमा कराएंगे, उस दिन से लेकर 90 डेज के अंदर अंदर उनका क्या होगा, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। फिर अगले मीट अदर एंटरप्रेन्योर, सरकार क्या करती है, एक साल में 2 फेस्ट रखती है स्टार्टअप के लिए, जिसमें जो कि नेशनली और इंटरनेशनली दोनों होता है, जिसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे से मिलते हैं और अपना नेटवर्क को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो ये हमारा क्या था, एग्जाम्पशंस फॉर स्टार्टअप।
ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा एग्जाम्पशन ऑफ स्टार्टअप। अब जो हम अगला पढ़ने वाले हैं, अगला पॉइंट देखिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है उसका नाम है, तो देख लेता हूँ। हाँ, अब हमारे जो अगले अगले टॉपिक का नाम है वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर अ स्टार्टअप। क्या स्टार्टअप, किसी भी स्टार्टअप को अगर खुलना है तो उसको ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप। यानी कि स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टअप। यानी कि अगर हम अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने वाले हैं तो उनको उनको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला है हमारा चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टार्टअप। क्या पहला है, चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर, द राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर योर स्टार्टअप, फॉर योर स्टार्टअप। यानी कि अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लीगल स्ट्रक्चर सुनो। यानी कि जो भी सामान तुम बना रहे हो तो सबसे पहले वो लीगल होनी चाहिए, वो कोई भी इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारा पाथ होना चाहिए जिससे जिस रास्ते से तुम उसको ला रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, हमारा लीगल लीगल होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, चूज एन अप्रोप्रिएट लीगल स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिजायर होस्ट ऑफ फैक्टर्स। यानी कि जो फैक्टर तुम इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और क्या, अच्छा, और क्या होना चाहिए, जब भी आप अपना स्टार्टअप खोलो तो उसके लिए क्या प्रेफर करो, या तो पार्टनरशिप फर्म फर्म में उसको खोलो, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या तो वो हमारी क्या होनी चाहिए, या तो वो हमारी क्या होनी चाहिए, एलएलपी होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के ये कि चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर फॉर योर स्टार्टअप। यानी कि जो भी तुम स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, तुम्हारी लीगल होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगली बात जो ध्यान देने लायक है उसका नाम है रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस। यानी कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लो, रजिस्ट्रेशन और अपना बिजनेस लाइसेंस लो। ठीक है, बिजनेस लाइसेंस लो। फिर उसके बाद जो अगली बात ध्यान रखने के लिए, अच्छा मैं एक बार इस पॉइंट को भी समझा दूं, रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस। यानी कि मान लो कि अगर आप खाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए तुम FSSAI, फसाई बोलते हैं वैसे, FSSAI से अपना वो लो, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट लो। अगर तुम्हारा मान लो हेल्थ का, अगर किसी किसी हेल्थ सेक्टर में तुम सामान बना रहे हो तो उसके लिए तुम्हें सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। यानी जिस भी सेक्टर में तुम अपना सामान गुड्स बनाना चाह रहे हो, भले वो हेल्थ सेक्टर का हो, किसी भी सेक्टर का हो, तो तुम्हें उस सेक्टर का स्पेसिफिक जो लाइसेंस मिलता है वो तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर तुम हेल्थ के लिए ले रहे हो तो तुम्हें हेल्थ सेक्टर का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर तुम फूड आइटम बना रहे हो तो उसमें फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर तुम मान लो कि और भी किसी किसी चीज का, जो भी चीज तुम बना रहे हो तो उस सेक्टर का तुम्हें स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। यानी कि सबसे पहले जो भी सामान तुम बना रहे हो उस पर अपना लीगल राइट ले लो। यानी कि उसका कॉपीराइट वगैरह करा लो और उस पर क्या कर लो, उस पर इंटेलेक्ट उसका अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना लो, यानी कि प्रोटेक्शन बना के रखो। फिर उसके बाद जो हमारा अगला है, अगला पॉइंट है हमारा फाउंडर इक्विटी स्प्लिट द वेस्टिंग। ठीक है, फाउंडर इक्विटी स्प्लिट एंड वेस्टिंग, स्प्लिट है, स्प्लिट एंड वेस्टिंग। देखो इसका मतलब क्या होता है ये आराम से समझो। जो फाउंडर की इक्विटी है, अगर मान लो कि हम किसी भी फाउंडर से पैसा उठा रहे हैं तो हमें उसको इक्वल रेशियो में सब में नहीं बांटना। यानी कि हमें एफर्ट्स के हिसाब से पैसे बांटने हैं, समझो। जैसे मान लो कि मैंने एक फर्म खोली है और हम मेरे वाले फर्म में, मेरे पार्टनरशिप फर्म में मान लो हम 3 पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर्स में से एक का काम है जो पूरे बिजनेस अंदर है, क्या अंदर के मैटर को देखता है। एक पार्टनर है वो जो बाहर के मैटर को देखता है, और एक पार्टनर है जो मार्केटिंग के मैटर को देखता है। ऑब्वियस सी बात है, तीनों के कामों में तीनों के बराबर एफर्ट तो लगेंगे नहीं, अलग अलग एफर्ट्स लगेंगे। तो जो भी तुम फाउंडर की इक्विटी से पैसा उठाओगे तो उसको इक्वल रेशो में ना बांट के तुम एफर्ट्स के हिसाब से पैसा बांटो, कि जो जितना काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिले। कभी भी जो इक्विटी होती है वो हमेशा बराबर नहीं बांटी जाती है। यानी कि हमने शार्क टैंक के एपिसोड में भी देखा है कि अगर मान लो दो दो जो एंटरप्रेन्योर है अगर वो पिच करने आ रहे हैं एक साथ, तो वो क्या करते हैं, वो इक्विटी अपनी अलग अलग बताते हैं कि मान लो कि
60% इक्विटी मेरा पार्टनर होल्ड कर रहा है और 40% इक्विटी मैं होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वैरी करता है, ये वैरी करते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमारे काम क्या अलग अलग है, तो इसमें वो वैरी करता है। तो इसमें यही चीज बोली गई कि जो पार्ट फाउंडर की इक्विटी होती है, जो भी हम फाउंडर से पैसा उठाते हैं, तो हम उसको इक्वल नहीं बांट सकते, उसको हमें अलग अलग रेशो में बांटना पड़ेगा, यानी कि ऐसे रेशो में बांटो जो बराबर हो। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है फाउंडर शेयर शुड बी ऑलवेज सब्जेक्ट टू वेस्टिंग शेड्यूल, यानी कि काम के एफर्ट्स के उस बेसिस पे बांटना चाहिए इक्विटी को, टिपिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 और 4 years when vesting found equity unsaved held by the become subject to contractual। देखो मैं बता देता हूँ। अच्छा, अगर मान लो कि कोई भी इक्विटी है और सारी इक्विटी को ना, इसमें क्या है कि मान लो कि सारी इक्विटी को ना पार्टनर्स को ना एक बार में मत बांट दो। अगर तुम किसी भी एम्प्लॉय को या उसको अपनी इक्विटी बांटना चाह रहे हो, जैसे कि आपने बोला है कि अगर मान लो हमारे पास एक फर्म है, क्या ये हमारी फर्म है और इसके अंदर 5 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 5 लोग। अब हमने बोला कि हम इन 5 लोगों को ना 25% इक्विटी देंगे। अपनी कंपनी की कितनी परसेंट इक्विटी देंगे? 25%। अगर अब इधर देखो, अगर हम 25% इक्विटी इन 5 को एक ही बार में दे देंगे, क्या एक ही बार में दे देंगे, तो बहुत से चांसेस है कि ये 1 साल काम करे और हमारे फर्म को छोड़कर चले जाए। इक्विटी यानी फर्म बोल रहा मैं, सॉरी, कंपनी को छोड़कर चले जाइए हमारी। किसको? बहुत सारे चांसेस है कि कंपनी को छोड़कर चले जाए। तो हम क्या करेंगे कि इनको बोलेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलेंगे, हम आपको, आप हर साल काम कीजिए और आपको हर साल के एंड में 5-5% इक्विटी मिलेगा। यानी कि मान लो यहाँ पे ये ईयर है, ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। हर 5-5 सालों पे तुम्हें क्या मिलेगा? 5-5% इक्विटी मिलेगा। 5% इक्विटी यहाँ मिल जाएगा, 5% यहाँ, 5% यहाँ, 5% यहाँ, 5% यहाँ। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय क्या होगा, हमारे जो कंपनी है उसमें टिक के बैठेगा, यानी कि टिका रहेगा। और क्या होगा, जिससे हमारी जो इक्विटी है वो अच्छे से, उसके हिसाब से भी बढ़ जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो इस पॉइंट में सिंपल सी ये बात कह रही है कि फाउंडर इक्विटी स्प्लिट एंड वैरायटी वेस्टिंग, यानी कि फाउंडर की इक्विटी को इस हिसाब से बांटो कि वो एफिशिएंटली बटे। क्या बटे? एफिशिएंटली बटे, जिसमें पार्टनर्स को ज्यादा कंपनी को नुकसान झेलना ना पड़े। ठीक है, और एफर्ट्स के हिसाब से उसको इक्विटी को बांटो। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट, देखो फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है फाउंडर अग्रीमेंट। फाउंडर अग्रीमेंट यानी कि अपने अग्रीमेंट को बनाकर रखो, क्योंकि अग्रीमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब भी हम अपना नया स्टार्टअप करते हैं तो किसी भी चीज की गारंटी होती नहीं है, तो एग्रीमेंट से क्या होता है, एक तरह की सिक्योरिटी बन जाती है कि कोई भी हमारे फर्म को छोड़ के नहीं जा सकता। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट जो ध्यान रखने लायक है वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब भी किसी एम्प्लॉय को रखो तो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखो कि आप 2 साल तक हमारे फर्म को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर मान लो कि इन द केस वो हमारे फर्म को छोड़ के जा रहे या फिर किसी कंपनी को छोड़कर जा रहे, तो वो आने वाले 5 सालों तक हमारा बिजनेस आइडिया को फॉलो नहीं करेंगे, यानी हमारे जैसा बिजनेस नहीं खोल सकेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं ऊपर वाले भी पॉइंट एक बार और बताता हूँ। फाउंडर अग्रीमेंट। फाउंडर अग्रीमेंट में क्या होता है कि ये रिलेशनशिप को दिखाता है फाउंडर्स की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि हम किसी भी अगर एम्प्लॉयमेंट को रख रहे हैं तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के रखें कि वो आने वाले टाइम में, अगर मान लो कि इतने साल, पहली बात तो इतने, हम एक कंडीशन रख देंगे कि तुम XYZ ईयर्स तक हमारे फर्म को छोड़ नहीं सकते। मान लो 5 साल तक तुम हमारे फर्म को छोड़ नहीं सकते। अगर तुम हमारे फर्म या कंपनी को छोड़ोगे तो तुम हमारे जैसा सेम बिजनेस मॉडल को स्टार्ट नहीं करोगे आने वाले 5 सालों तक। ठीक है, तो हमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बना के रखना होगा। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल। एम्प्लॉय स्टॉक स्टॉक के बारे में तो सबको पता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, शेयर प्रोवाइड करवाते हैं मार्केट से कम रेट में। तो इसमें वही चीज बोल रखा है कि एम्प्लॉय को स्टॉक दें और उनको मतलब हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए उनको टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अप्रीजल के तौर पे ईसॉप्स देते रहे। फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है थर्ड पार्टी एग्रीमेंट। किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं थर्ड, तो उनके साथ एग्रीमेंट बना के रखें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, यानी कि हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर अच्छे से बना के रखे। और कंप्लाइंस मैनेजमेंट, और अपने कंप्लाइंस को अच्छे से पूरा रखे। कंप्लाइंस, ऑल तो मैंने बताया कि स्टार्टर में क्या होता है कि ज्यादा कंप्लाइंस कराने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी कंप्लाइंस कराने की अगर जरूरत है तो उसको अच्छे से पूरा रखे,
ताकि क्या आने वाले लॉन्ग टर्म में हमें क्या हो, फायदा हो, नुकसान ना हो। तो शुरू से पढ़ा देता हूँ। मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप को करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। पहले, चूज द राइट एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ योर स्टार्टअप, यानी कि अपने स्टार्टअप के लिए सबसे पहले लीगल स्ट्रक्चर को और अच्छे एक सही स्ट्रक्चर को अपनाएं। रजिस्ट्रेशन एंड बिजनेस लाइसेंस, कोई सा भी अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में तुम बिजनेस कर रहे हो, तो उसका एक स्पेसिफिक लाइसेंस लेकर रखे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद फाउंडर इक्विटी, यानी कि फाउंडर की इक्विटी को क्या करे, इक्विटी इक्वली ना बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट वगैरह वगैरह और चीजें देख दाख के बांटे। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूल। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट बना के रखें। इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को अच्छा रखें और कंप्लायंस मैनेजमेंट कंप्लायंस को अपना पूरा रखें। तो ठीक है गाइस, यही था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।